Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Shreyas Badiye with lecture number 36 from Modern Indian History series. You can't cross the sea merely by standing and staring at the water. आप सिर्फ खड़े रह के या फिर पानी की तरफ देख के समुंदर पार नहीं कर सकते, आपको आपके कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। बहुत ही पॉजिटिव था थॉट जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। इसी एक उम्मीद के साथ हम नया जो लेक्चर है वो शुरू करते हैं, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं मुस्लिम लीग के बारे में। जिस तरह से हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ा था, एक नेशनल पार्टी थी, उसी तरह ये भी एक नेशनल पार्टी बनाई गई थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नाम की। उस सब जो मुस्लिम लीग की जितना भी एस्टेब्लिशमेंट है, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए मुस्लिम लीग को लेके, मुस्लिम लीग का बाद में क्या हुआ, ये सब चीज़ें हम आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही नया वीडियो लेक्चर है, बहुत ही स्पेशल होने वाला है। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और उसके साथ साथ मेरे जितने भी लाइव लेक्चर्स मैंने शुरू किए, लाइव लेक्चर्स के भी आपको नोटिफिकेशन आते रहें। अगर आप और भी ज़्यादा अपडेट चाहते हैं लाइव लेक्चर्स के बारे में, या फिर आप मुझे कोई डाउट पूछना चाहते हैं, तो श्रेयस बड़िए द पीस लवर, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर आप मुझे पूछ सकते हैं। ये मेरा फेसबुक पेज है, दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल श्रेयस बड़िए, दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल। मैं यूट्यूब पे स्टोरीज डालते रहता हूँ, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालते रहता हूँ रिलेटेड टू लाइव लेक्चर। वहाँ पे मैं आपके डाउट सॉल्व करता हूँ, तो वहाँ पे हम जरूर मिलेंगे जब भी वो रहेगा। उसके साथ साथ आपको मैं ये बता दूं कि जो हमारा मेक एमसीक्यू चैलेंज है वो हम वीडियो के अंत में लेंगे। अभी मैं फिलहाल ये आपको ये लेक्चर आपको बता देता हूँ, और अंत में हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आप लोगों ने मुझे पोस्ट किए हुए। हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग जो है ये एक पार्टी थी, ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी, जिस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी। अब मुस्लिम लीग जो है, इसका ये यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा है, ये पिक्चर उसके फर्स्ट जो सेशन या जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था, फर्स्ट मीटिंग हुई थी, उसका ये बहुत ही एक यूनिक सा पिक्चर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। ये यहाँ पे सब लीडर्स है जो मुस्लिम लीग के एस्टेब्लिशमेंट में जिनका कंट्रीब्यूशन रहा। और सबसे मेन अगर हम बात करें तो इनके अगर फैक्ट्स देखें तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना ये ढाका में की गई थी। और ढाका अभी प्रेजेंट डे अगर हम देखते हैं तो बांग्लादेश में आज ढाका है, उस टाइम पे बंगाल में हुआ करता था ढाका। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है, इसके बारे में पहला जो फैक्ट है वो आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना की गई थी वो 30 दिसंबर 1906 को की गई थी। और इसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, AIML। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नाम से इसकी स्थापना कर दी गई, बट ये द मुस्लिम लीग नाम से आखिरी तक जानी गई। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो ढाका, जो ब्रिटिश इंडिया में आता था उस टाइम पे, बट अभी वो बांग्लादेश बन चुका है। ढाका के बारे में क्या ही बताऊं मैं आपको। ढाका जो है वो पहले इंडिया में आता था जब ब्रिटिश हम पे रूल करते थे। उसके बाद जो ढाका है उसकी ये सिचुएशन हुई कि ढाका, उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान, अगर हम देखेंगे तो इंडिया के यहाँ पे दो पार्ट बनाए गए थे। दिस इज सपोज दिस इज इंडिया, इंडिया यहाँ पे एक, पाकिस्तान यहाँ से एक निकला था, यहाँ से एक निकला था। ये जो पाकिस्तान था इसको वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, इसको ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। इन दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स गए उसमें इंडिया ने सपोर्ट किया ईस्ट पाकिस्तान को, और इसको इंडिया ने फ्रीडम दिलाया, और ये ईस्ट पाकिस्तान से बन गया बांग्लादेश, और ये बन गया बांग्लादेश, और ये जो है ये बन गया पाकिस्तान। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये जो घटना है ये 1971 की है। तो आगे आगे हम हिस्ट्री जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे हम ये सब चीजें पढ़ने वाले। बट आपको मैंने बता दिया कि ढाका इस तरह से पहले ये इंडिया में रहा, फिर ये पाकिस्तान में रहा, अब ये बांग्लादेश की एक कैपिटल है ढाका। ढाका में ही मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, अगर आपको मैं बता दूं तो। अभी आपको ये एक उसके साथ साथ एक आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। हालांकि ये इंफॉर्मेशन थोड़ी सी हमारे सिलेबस से बाहर है, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो दिन है 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना तो की गई थी, बट ये जो दिन है, इस दिन पे दो तीन इवेंट्स और हुए हमारे। अगर इतिहास की बात करें तो हिस्ट्री में अगर देखा गया तो 30 दिसंबर को क्या क्या हुआ ये आपको बता दें। 30 दिसंबर को 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। 1922 में सोवियत यूनियन जो है उसकी स्थापना की गई थी, जिसको यूएसएसआर ना, तो यहाँ पे आपको पता है कि यूएसएसआर जो है वो उसकी स्थापना की गई थी। ओके, ये भी एक फैक्ट है जो आपको बहुत काम आएगा आगे। यूएसएसआर, इसका फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स।
ओके, सो इनकी एक स्थापना की गई थी 1971 में। अगर देखेंगे हम तो जो साइंटिस्ट है और द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम जिनको कहा जाता है, जिनका नाम है विक्रम साराभाई, इनकी डेथ हुई थी इसी दिन 30 दिसंबर को ही। सो ये एक और फैक्ट है। 2006 में सद्दाम हुसैन जो थे उनको फांसी दे दी गई थी, जो कि प्रेसिडेंट थे इराक के। यूएसए ने ये किया था। तो इस तरह से आपको ये पता है कि ये सब चीजें हुई थी। 30 दिसंबर का बहुत बड़ा महत्व है और हमारे इतिहास में ऐसा महत्व है कि हमारे इतिहास में, हमारे हिस्ट्री में 38 दिसंबर 1906 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को स्थापना की गई थी। अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के। बैकग्राउंड में मैं आपको सबसे पहले ये बता कि जो कम्युनल आइडिया थी दैट द मुस्लिम लीग आर सेपरेट नेशन, Muslims are a separate nation, was sown into the Indian political ethos first by सर सैयद अहमद खान। तो मैं यहाँ पे एक सर सैयद अहमद खान पे वीडियो भी बना चुका हूँ, जो कि मैंने सोशल रिफॉर्मर्स आपके साथ डिस्कस किए थे। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सर सैयद अहमद खान पहले तो यूनिटी पे बिलीफ रखते थे अपना, बट ब्रिटिश ने उनको अपना जो जाल बिछाया था डिवाइड एंड रूल वाला, उसमें सर सैयद अहमद खान को फंसा दिया था, जिसके कारण सर सैयद अहमद खान जो थे ये ब्रिटिश के लिए लॉयल हो चुके थे। वो तो पहले से थे भी, क्योंकि वो ब्रिटिश सर्विसेज में भी थे, बट यूनिटी पे बिलीफ रखते थे। तो यहाँ पे जो सर सैयद अहमद खान को ये जो आइडिया आई थी कि मुस्लिम्स को एक सेपरेट नेशन होना चाहिए, ये जो आइडिया जो है ये आई थी सर सैयद अहमद खान के द्वारा। सो ये उनको इसका शिकार बनाया गया था डिवाइड एंड रूल का। ब्रिटिश ने अपने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यहाँ पे अपनाई थी। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है उसे देख ले तो आपको आइडिया आ जाएगी। वो चाहते थे कि मुस्लिम जो है वो एजुकेट हो और साइंटिफिक टेम्पर जो है उनमें रहे, है ना। तो ऑल्दो ही वांटेड मुस्लिम्स टू गेट एजुकेटेड एंड थिंक इन अ साइंटिफिक टेम्पर, ही सजेस्टेड अलाइनिंग विथ ब्रिटिश रादर देन रिबेल अगेंस्ट देम एज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर द कम्युनिटी, है ना। तो सिंपल सी एक चीज है कि सर सैयद अहमद खान चाहते थे कि जो मुस्लिम है वो पढ़े लिखे। मैं जैसे कि आपको पहले भी बता चुका, और इसी तरह से वो लोग ब्रिटिश के दुश्मन बनने से अच्छा उनके साथ मिलके रहे, तो ब्रिटिश ही हमको ये सब फैसिलिटीज प्रोवाइड करके हमको इस चीज का बेनिफिट होता जाएगा जो हम ब्रिटिश के साथ रहेंगे। सो इन चीज के लिए उन्होंने द मोमेडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी 1886 में। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ पहले के वीडियोस में। सो ही हैड फाउंडेड द मोमेडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1886। बट ये जो इन्होंने ऐसा डिसाइड किया था कि ये जो एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है ये पॉलिटिक्स में नहीं रहेगा, ये एजुकेशन से ही रिलेटेड रहेगा। ये इनका एक कोड था, ये इनका एक रूल था, ये इनका एक नियम था कि द ऑर्गेनाइजेशन स्टेड अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड डिजिस्टेड फ्रॉम इवन डिस्कसिंग इट। तो पॉलिटिक्स पे कोई भी बहस नहीं कर सकता है, ये कॉन्फ्रेंस स्ट्रिक्टली एजुकेशन के लिए होगा। ये चीज भी सर सैयद अहमद खान ने कही थी। बट धीरे 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 क्या हुआ, सो धीरे धीरे on 30th December 1906, around 3,000 delegates attended the conference of Mohammedan Educational Conference at ढाका। ढाका में इनका एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। कॉन्फ्रेंस यानी इनकी एक मीटिंग ली गई थी, और ये मीटिंग को जिन्होंने अटेंड किया था वो लगभग 3,000 लोग थे। 3,000 लोगों ने जब ये कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था ढाका में, सो आपको ये पता होना चाहिए कि इनके ऊपर जो बैन रखा गया था कि आप लोग पॉलिटिक्स के ऊपर डिस्कशन नहीं कर सकते, ये जो है ये अगर आप देखोगे तो ये रिमूव कर दिया गया। तो ये द बैन ऑन पॉलिटिक्स वाज रिमूव्ड, और एक मोशन पास कर दिया गया कि हमको अब पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा और हमको स्थापना करनी पड़ेगी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की। और एक मोशन पास कर दिया गया, वाज मूव्ड टू फॉर्म द AIMIL, दैट इज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है ये उस एक पार्टी को नाम दे दिया गया, और ये नाम जिन्होंने प्रपोज किया था उनका नाम है नवाब ख्वाजा सर सलीमुल्लाह बहादुर। यहाँ पे उनकी तस्वीर बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं उनको। सर सलीमुल्लाह बहादुर है ये, उसके साथ साथ हाकिम अजमल खान। तो इन लोगों की ये आइडियाज थी जिनका बहुत बड़ा योगदान है, एक तरह से आप देखोगे तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की एस्टैब्लिशमेंट में। तो ऐसा माना जाता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सर सलीमुल्लाह बहादुर। सो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है ये फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया की, ये याद रखेगा। मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी, हाँ सॉरी, मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी। सो सबसे पहली बार जो मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी बनी थी वो बनी थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। सो इस तरह से एक और फैक्ट आपको मैंने बता दिया है। तो ये बैकग्राउंड हुआ। अब ये लोग जो थे, जो मुस्लिम लीग की स्थापना करने में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, उनके विचार क्या थे आईएनसी को लेके, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, ये देख लेते हैं। सो उनके व्यूज ये थे कि द आइडिया वॉज दैट कांग्रेस पार्टी वॉज ओनली कैटरिंग द नीड्स ऑफ हिंदूज। ये लोग ऐसा मानते थे कि जो कांग्रेस पार्टी वो सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है, जबकि ये जो एरोनस आइडिया थी
ये जो एरोनियस आइडिया थी ये जो कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी, ऐसा कुछ भी नहीं था। कांग्रेस एक तरह से अगर आप देखोगे इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वो हर कम्युनिटी, जितनी भी कम्युनिटीज है कंट्री की, सभी को इंक्लूड करके लेना चाहती थी, है ना। सिंस द कांग्रेस always meant to include every community of the country and has many Muslim leaders as members, है ना। तो मुस्लिम लीडर्स भी थे, जैसे आप जानते हो कि अबुल कलाम आजाद, ये भी एक मुस्लिम लीडर थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स थे। उसके बावजूद एक ऐसा विचार लाया गया था यहाँ पे, क्योंकि एक सेपरेट नेशन चाह रहे थे यहाँ पे काफी लीडर्स, तो इसी कारणवश यहाँ पे एक आइडिया आई थी इनको कि एक अलग से पार्टी बनाया जाए, और कांग्रेस जो है उसको हिंदुओं की पार्टी का के नजरिए से देखना पड़ेगा इस चीज के लिए, तो ये सब उनको इस नजरिए से देखा जा रहा था कांग्रेस को। और यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि लीग के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। मुस्लिम लीग जो थी उसका जो फ्लैग है वो ये फ्लैग है जो मैंने यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे आपको दिखाया, यहाँ पे लगाया मैंने, ये मुस्लिम लीग का फ्लैग है। सो उसके साथ साथ मैं आपको और कुछ फैक्ट बता देता हूँ मुस्लिम लीग के बारे में। मुस्लिम लीग के जो फाउंडर्स थे उसमें कहा जाता है ख्वाजा सलीमुल्लाह तो थे ही, मैं आपको बता चुका हूँ, विकार उल मुल्क, सैयद आमिर अली, सैयद नबीउल्लाह, खान बहादुर गुलाम, मुस्तफ़ा चौधरी, इतने लोगों के फाउंडर्स में काफ़ी बार नाम लिए जाते हैं, बट मेनली आप याद रखेंगे ख्वाजा सलीमुल्लाह, है ना। तो एक नाम भी आपको याद रहा तो काफ़ी है। उसके साथ साथ द फर्स्ट ऑनररी प्रेसिडेंट जो बने, जो पहले अध्यक्ष बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के, फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, उनका नाम है सर सुल्तान मोहम्मद शाह, जिनको आगा खान थ्री भी, जिनका नाम आगा खान थ्री नाम से जो जाने जाते थे। सो सर सुल्तान मोहम्मद शाह, आगा खान थ्री, ये इसके प्रेसिडेंट रहे हैं। उसके साथ साथ आपको ये बता दूं कि ये जो मुस्लिम लीग थी उसमें एजुकेटेड एलाइट थे, मुस्लिम्स थे, एजुकेटेड मुस्लिम्स थे स्टार्टिंग में। धीरे धीरे तो फिर अलग अलग तरह के लोग आने लगे, बट स्टार्टिंग में जो लोग इसको डोमिनेट करते थे, इंडियन सॉरी मुस्लिम लीग को, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को, वो एजुकेटेड मुस्लिम थे। ये पार्टी बनाई क्यों गई थी ये जान लेते हैं। तो ये पार्टी बनाने के पीछे जो उद्देश्य था, वो ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि टू क्रिएट अमंग मुस्लिम्स द फीलिंग ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना। सो मुस्लिम्स के अंदर एक फीलिंग लाना लॉयल्टी की, ब्रिटिश के प्रति अगर आप लॉयल रहो सो ब्रिटिश आपकी हेल्प करेगी, है ना। तो ये यहाँ पे पता था, क्योंकि एजुकेशन की जरूरत थी, एम्प्लॉयमेंट की जरूरत थी मुस्लिम्स को, ऐसा माना जा रहा था लीडर्स के द्वारा। सो लीडर्स जो कह रहे थे उसके लिए ब्रिटिश ही आपकी हेल्प कर सकते हैं, ये आपको पता चल रहा था। और उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल राइट्स है मुस्लिम के, अब इनको ये लग रहा था यहाँ पे लीडर्स को कि देखिए जो हिंदू है वो हिंदू लोग थोड़े से अगर देखा गया, थोड़े से नहीं काफी सारे मेजॉरिटी में है इस देश में, अब जो मुस्लिम्स है वो माइनॉरिटी में, तो ऐसा ना हो जाए कि यही लोग जो हिंदू है ये डोमिनेट करने लगे हम छोटे से ग्रुप को। सो ये इनकी आइडिया थी कि हम अलग से ही पॉलिटिकल राइट्स के लिए लड़ेंगे और अलग से पार्टी बनाएंगे। सो यहाँ पे पॉलिटिकल राइट्स भी सेफगार्ड करने थे, प्रोटेक्ट करने थे, और एक गवर्नमेंट को के और गवर्नमेंट को भी ये बताना था कि हम एज अ मुस्लिम, हम माइनॉरिटी है तो हमको भी कुछ पॉलिटिकल राइट्स ज़्यादा के आपने देने चाहिए। उसके साथ साथ टू प्रिवेंट द राइज ऑफ प्रिजुडाइज अगेंस्ट अदर कम्युनिटीज ऑफ इंडिया अमंग द मुस्लिम्स। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो अदर कम्युनिटीज होती थी इंडिया में, मुस्लिम्स को छोड़ के जो बाकी कम्युनिटीज थी इंडिया की, उनके अंदर एक प्रिजुडाइज, प्रिजुडाइज यानी हम कह सकते हैं जिसको पक्षपात या फिर द्वेष भावना, सो ये मुस्लिम्स के अंदर आने से रोकना। सो मुस्लिम्स के अंदर यानी अगर सिंपल लैंग्वेज में हम देखेंगे तो मुस्लिम्स के अंदर बाकी कम्युनिटीज को लेके एक द्वेष नहीं होना चाहिए, एक गुस्सा नहीं होना चाहिए, एक पक्षपात नहीं होना चाहिए, इसको रोकना है हमको, और ऊपर के ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे करना है। सो ये हम नहीं करेंगे कि डिस्प्यूट हो, जिससे ये भी एक चाहते थे मुस्लिम लीग। सो मुस्लिम लीग के ये तीन ऑब्जेक्टिव थे जिसके कारण मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। और उसके साथ साथ अगर मैं आपको बता दूं कि अब हमको यहाँ पे जब इनके ऑब्जेक्टिव्स पता चल गए, तो अब हम जो देखने वाले वो है इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हुए मुस्लिम लीग को लेके। जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है उसमें ये बता दूं कि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, जो कि आखिरी में इसके प्रेसिडेंट रहे, बहुत टाइम तक मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट रहे मोहम्मद अली जिन्ना। जब इंडिया को फ्रीडम मिला था, जब पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, उस वक्त भी मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट अली जिन्ना ही थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे। सो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे आखिरी में इसके प्रेसिडेंट बने, काफ़ी साल तक प्रेसिडेंट रहे, कम से कम 13-14 साल प्रेसिडेंट रहे। सो मुस्लिम लीग को उन्होंने ज्वाइन किया था 1913 में, 1913 में उन्होंने लीग को ज्वाइन किया था। उसके पहले मोहम्मद अली जिन्ना भी कांग्रेस में थे। सो 1913 में अली जिन्ना जो थे, यहाँ पे आप पिक्चर में देख रही है जो आपको खड़े दिख रही है मोहम्मद अली जिन्ना, एंड ही ज्वाइंड इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1913। और ये बहुत ही एक जाने माने नेता थे, जाने माने लीडर माने जाते थे। और इन्होंने जब ज्वाइन किया तो और बहुत बड़ी बात थी मुस्लिम लीग के लिए, इवन दो पार्टीशन ऑफ कंट्री वॉज नॉट ऑन द माइंड ऑफ इंडियन मुस्लिम्स, है ना। तो मुस्लिम्स को कभी ये नहीं लगता था कि देश का पार्टीशन हो, जो लोग हैं मुस्लिम लोग, उनको कभी ऐसा नहीं लगा जब लीग की स्थापना हुई थी। तो ये जब ये
जितना भी ये भावनाएं आने लगी कि पार्टीशन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, एक देश के बंटवारा होना चाहिए, आफ्टर 1930 आने लगी। सो लीडर्स के माइंड में ये सब चीजें आई। मेनली अगर देखा गया तो इंडियन मुस्लिम्स जो थे उनके माइंड में तो ये आया भी नहीं था, बट धीरे 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 जब ये असर करते गया तो 1930 के बाद इस तरह की फीलिंग्स आने लगी। जो लीडर है वो अपना एक प्रोपोगेंडा बना के बैठे थे। तो लीडर्स ऑफ द लीग बिगेन द प्रोपोगेंडा दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर नॉट वन नेशन and have separate culture and identities although they have been cohabiting फॉर सेंचुरीज। उनका ये कहना था मुस्लिम लीग के लीडर्स का कि हिंदू और मुस्लिम जो है वो एक देश नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप देखोगे तो उनकी संस्कृति अलग है, उनका रहन सहन अलग है, सब कुछ उनका अलग है, अलग अलग उनका जानना माना जो जाता है तरीका वो सब अलग है। तो ये सब जो चीज़ें अलग अलग है, सो ये एक नेशन नहीं हो सकती, इनको अलग अलग रहना पड़ेगा। और ये हालांकि ये लोग सेंचुरी से, ये लोग सदियों से साथ में रह रहे हैं, बट ये चीज़ें कभी एक जैसी नहीं हुई है। सो इनको अलग रहना ज़रूरी है और अलग होना पड़ेगा, ऐसा मानते थे मुस्लिम लीग के लीडर्स। सो मुस्लिम लीग इसी चीज़ के साथ आगे आगे काम करने लगी, जो अलग सेपरेट नेशन के वो डिमांड करने लगे। सो यहाँ पे जैसे कि अली जिन्ना दिख रहे हैं आप, और ये पूरी बहुत एक यूनिक पिक्चर है जो आप देख सकते हैं मुस्लिम लीग के लीडर्स की। सो उसके साथ साथ आपको ये बता दूं कि 1940 में, अब हम इंपॉर्टेंट इवेंट्स देख रहे हैं, 1940 में जिन्ना ने एक स्पीच दी थी इन लाहौर, इन विच इट टॉक्ड ऑफ द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ लिविंग एज वन नेशन। उन्होंने सीधा ये बोला था जिन्ना ने कि ये इम्पॉसिबल है कि हिंदू और मुस्लिम एक देश में रह सकते हैं। इन रेस्पॉन्स टू दिस सम मेंबर्स ऑफ लीग, तो इसका अपोज में भी काफी लोग रहे लीग के, यानी अभी अली जिन्ना ने जो स्टेटमेंट दिया था उससे काफी लोग सेटिस्फाई नहीं थे, उनको ये चीज अच्छी नहीं लगी थी। और इनके ये स्टेटमेंट का इवन मुस्लिम लीग के लीडर्स ने भी अपोज किया था कि आप ये गलत कह रहे हैं, इम्पॉसिबल कैसे हो सकता कि हम एक देश में नहीं रह सकते। सो इसीलिए ये लोगों ने एक पार्टी छोड़ दी और एक नई पार्टी बनाई जिसको ऑल इंडिया जमहूर मुस्लिम लीग कहा जाता है। तो ऑल इंडिया जमहूर मुस्लिम लीग बनाए गए, तो AIJML कहा जाता है। धीरे धीरे वो कांग्रेस पार्टी के साथ मर्ज हो गई और ये अलग पार्टी नहीं रही। सो इस अपोज में एक नई पार्टी बनाई गई थी जिसको AIJML कहा जाता है, ये याद रखेगा। और ये निकली थी मुस्लिम लीग से ही, जो जिन्ना के अपोज में निकले थे। सो जिन्ना के ऐसे विचार थे। ये सब चीजें हम आगे जाके हिस्ट्री में पढ़ने वाले, जब हम पार्टीशन पढ़ने वाले, बंटवारा पढ़ने वाले, वहां हम ये सब चीजें पढ़ने वाले आगे। सो इसका बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अभी सिर्फ आप एक पिक्चर जान लीजिए कि क्या क्या हुआ है सीन। आगे जाके हम ये पूरा ऐसा समझिए ये ट्रेलर है, अभी पिक्चर आगे हम देखने वाले हैं, पूरी मूवी। सो अब मैं आपको ये बता दूं कि उसके बाद 1937 की बात है, 1937 को जो मुस्लिम लीग थी वॉज नॉट एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट। यहाँ पे आपको ये बता दूं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का, ये एक्ट के थ्रू आपको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के जो अधिकार मिले थे उसमें मुस्लिम लीग ने भी पार्टिसिपेट किया था 1935 के एक्ट द्वारा। 1937 में इलेक्शन हुए थे जिसमें मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट किया था। मुस्लिम लीग फॉर्म गवर्नमेंट भी नहीं बना पाई क्योंकि मुस्लिम लीग जो इलेक्शन थे उसमें उनको वोट भी नहीं मिले। 125 जो नॉन जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उसमें से 59 जो थे वो मुस्लिम्स के लिए रिजर्व थे, है ना। तो आपको ये बताऊं कि 125 नॉन जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी थी और आउट ऑफ विच 59 जो है वो मुस्लिम्स के लिए रिजर्व थे। कांग्रेस को इवन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कांग्रेस ने मेजोरिटी तो ले ही ली थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, बट जो सीट्स मुस्लिम के लिए रिजर्व थे उसमें भी यानी आप कह सकते हैं 59 में भी जो मुस्लिम्स के रिजर्व्ड है उसमें से भी 25 सीट कांग्रेस जीत चुकी थी। यानी कांग्रेस ये दिख रहा था कि जो मुस्लिम्स है, जो मुस्लिम लोग है, मुस्लिम पब्लिक है, वो इवन कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है मुस्लिम लीग होने के बावजूद भी। 25 सीट अगर कांग्रेस को मिलती है तो ये इस चीज की तरफ दर्शा रही थी। और 15 जो सीट थी इवन आप देखोगे तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से आई थी। यानी आप देख सकते हो कि ये जो बंटवारा हुआ था हमारे इंडिया का, तो इंडिया एक यहाँ से एक यहाँ से, तो यहाँ तो बंगाल आता था जहाँ बंगाल का बंटवारा हुआ, बट ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और ये सब यहाँ पे आते थे। सो ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और ये सब है, ये पाकिस्तान का जो हिस्सा बना, यहाँ से भी इवन कांग्रेस जीत के आई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस 15 सीट कांग्रेस वहां से जीती थी उस एरिया से। साफ दर्शा रहा था ये सब चीजें कि लोगों का आज भी कांग्रेस को सपोर्ट था। मुस्लिम लीग जो है वो एक तरह से अगर बंटवारा चाहती है तो इसमें लोगों का बहुत बड़ा कोई रोल नहीं है, ना लोगों का ये एक विश्वास है। सो ये सब चीजें मुस्लिम लीग कर रही थी यहाँ पे, अली जिन्ना के अंडर यहाँ पे तो उस वक्त मुस्लिम लीग थी। मुस्लिम लीग क्या अगर मैं आपको बात बताऊं तो 1934 से, ये एक फैक्ट है, 1934 से लेके 1947 तक, यानी हमारे आज़ादी तक जब तक मुस्लिम लीग रही तब तक मोहम्मद अली जिन्ना इसके प्रेसिडेंट रहे हैं। सो इतना इतना सब जो हो रहा था वो मुस्लिम लीग का जितनी भी चीज़ें थी ये मोहम्मद अली जिन्ना के अंडर ही हो रही थी। सो ये चीज़ें भी आपको अभी पता चल चुकी है। अब मैं आपको ये बता दूं कि द पार्टी अंडर जिन्ना
स्पीयरहेडेड द कैंपेन फॉर पाकिस्तान थ्रू आउट 1940s, है ना। तो वो उन्होंने कैंपेन चलाया था कि हमको अलग देश होना जिसका नाम पाकिस्तान होगा, और इनका मिशन ये सक्सेसफुल भी हुआ जब इंडिया के दो टुकड़े कर दिए गए 1947 में, 1947 में। द कंट्री वॉज पार्टीशन अलोंग कम्युनल लाइन्स along with independence in 1947। हमारा जो कायदा था, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, है ना, तो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, ऐसा एक एक्ट पास किया गया था। ये पास किया गया था 1947 को। ये हम पे लागू होने वाला था 15 अगस्त से, और इस एक्ट के दौरान, इस एक्ट के चलते ऐसा कहा गया था कि इंडिया जो है उसके दो पार्ट में बंटवारे कर दिए जाएंगे। आने वाले इवेंट्स में हम ये सब पढ़ने वाले हैं, तो बहुत आपका इंटरेस्टिंग होने वाली है ये सब चीज़ें, तो बहुत मजा आएगा आपको। सो लीग जो थी ये 14 अगस्त को जब यहाँ पे बंटवारा हो गया, पाकिस्तान अलग देश बन गया, तो लीग जो है वो डिसॉल्व कर दी गई, लीग विसर्जित कर दी गई, लीग खत्म कर दी गई। उसके बाद लीग खत्म भी हो गई, तो लीग आज भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में दिख रही है, पाकिस्तान में अलग अलग नाम से दिख रही है, इंडिया में दिखती है, पाकिस्तान में दिखती है, बांग्लादेश में दिखती है। सो पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड इंडिया में इट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स एज पॉलिटिकल पार्टीज। जैसे इंडिया में अगर हम देखेंगे तो द इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ये बनाया गया है। सो ये एक पार्टी है जो नॉर्मली केरला में है। सो इस तरह से काफ़ी सारी पार्टीज बाद में आई मुस्लिम लीग जाने के बाद। तो इस तरह से मुस्लिम लीग जो है इसकी स्थापना कर दी गई थी। हमने अभी जो भी मुस्लिम लीग में पढ़ा इसमें से आपको क्वेश्चन आने के चांसेस है। ये आपको बहुत अच्छा एक टॉपिक है। आपने आईएनसी को पढ़ा तो आपको मुस्लिम लीग के बारे में भी, क्योंकि अभी जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चलने वाला है इसमें ये मुस्लिम लीग आपको हमेशा दिखेगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिस तरह से दिखेगी। ये चीज़ पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसीलिए मैंने इसके ऊपर सेपरेट लेक्चर बना के दिया आपको, ताकि आपको मुस्लिम लीग क्या है इसकी आइडिया आ जाए, क्यों बनाई गई इसकी आइडिया आ जाए। इवन जो डिमांड थी आखिर तक पार्टीशन की, वो भी मुस्लिम लीग ने ही लिखी रखी थी। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, सिर्फ टॉपिक पढ़ के कुछ नहीं होगा, आपको आंसर्स भी डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने एक चैलेंज आपको दिया है जिसका नाम है मेक एमसीक्यू चैलेंज। मेक एमसीक्यू चैलेंज में जो ये टॉपिक है इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बनाना है, उसको पोस्ट करना है कमेंट सेक्शन में, अलॉन्ग विथ योर नेम, आपके नाम लिखना है, और अगले दिन जो मेरा लेक्चर रहेगा उसमें मैं वो पब्लिश करूंगा आपके नाम के साथ। आइए, हमने जो कल वीडियो बनाया था जिसका नाम है पार्टीशन ऑफ बंगाल स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, इसके ऊपर के हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। आप लोग ये सॉल्व कीजिएगा और इसके आप आंसर्स लिखिएगा। तो ये जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, ये अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे उसकी लिंक दी हुई है, ये लिंक पे अभी क्लिक करें और ये वीडियो देख ले, और ये जितने भी क्वेश्चन है मैं गारंटी लेता हूँ कि आप ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये है जो हमें पूछा है स्नेहल पिपरेवार जी ने। स्नेहल जी, आपने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। स्नेहल पिपरेवार का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम पढ़ते हैं। हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट? आपको आंसर करना है। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड आयरविन, लॉर्ड विलिंगडन, या फिर लॉर्ड लैंडस्टोन। ओके, यहाँ पे चार नाम दिए, तो आपको बताना है कि जब स्वदेशी मूवमेंट था तो उस वक्त वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन स्नेहल पिपरेवार जी द्वारा। स्नेहल पिपरेवार ने एक और क्वेश्चन हमें भेजा है और वो इस तरह का है कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट? स्वदेशी मूवमेंट के वक्त प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? दादा भाई नौरोजी, ए.ओ. ह्यूम, बाल गंगाधर तिलक, या फिर मोहनदास करमचंद गांधी? बहुत अच्छा क्वेश्चन स्नेहल जी। स्नेहल जी द्वारा थर्ड क्वेश्चन, हु सपोर्टेड द स्वदेशी मूवमेंट ड्यूरिंग बनारस सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? बहुत अच्छा क्वेश्चन। किसने स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, अब्दुल हलीम गजनवी, थर्ड है बाल गंगाधर तिलक, या फिर फोर्थ है सतीश चंद्र मुखर्जी, एस सी मुखर्जी। इनमें से आपको लिखना है कौन सा करेक्ट है। उसके बहुत अच्छे क्वेश्चन स्नेहल जी आपके द्वारा, तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें भेजा है अक्षत चौधरी जी ने। अक्षत चौधरी जी जो है वो क्वेश्चन लिखते हैं कि द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स गेव, अक्षत चौधरी जी, द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स गेव अ कॉल ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस इन एडिशन टू स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। व्हाट वाज पैसिव रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू एक्सट्रीमिस्ट लीडर? तो पैसिव रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है ये उन्होंने पूछा है। पहला ये है कि मॉडरेट लीडर, टू अवॉइड मॉडरेट लीडर। सेकंड, पहला उन्होंने कहा टू अवॉइड मॉडरेट लीडर, सेकंड इज बॉयकॉट एंड इग्नोरेंस, थर्ड इज नॉन वायलेंस। उन आपको सही ऑप्शन चूज करना है, ए सी, सेकेंड ओनली बी, थ्री बी सी, या फोर्थ ऑल ऑफ दिस। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन अक्षत चौधरी जी द्वारा। एक और क्वेश्चन अक्षत चौधरी जी द्वारा, अक्षत चौधरी जी पूछते हैं विच वॉज द ओनली ब्रिटिश किंग केम टू इंडिया? कौन थे जो इंडिया में आए थे? कौन इकलौते एक राजा है ब्रिटिश के जो इंडिया में आए थे? जॉर्ज 6, एडवर्ड 8, जॉर्ज 5, नन ऑफ दिस।
ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक और अक्षत चौधरी जी द्वारा। अक्षत चौधरी जी एक और क्वेश्चन पूछते हैं, एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सो एसर्शन है, उनका कहना है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज कैरिड आउट मेनली फॉर कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज बंगाल वाज अ बिगर प्रोविंस ऑफ इंडिया, है ना। तो उन्होंने कहा है कि पार्टीशन जो किया गया था वो एडमिनिस्ट्रेशन के अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किया गया था, क्योंकि जो बंगाल था ये बहुत बड़ा प्रोविंस था। उसका रीजन ये था कि ब्रिटिशर्स जो है उनको कम्युनल बेस डिवीजन करना था बंगाल में, है ना। उनको जो धर्म है, धर्म के ऊपर बंटवारा करना था। तो ये पहला है कि पार्टीशन इस चीज के लिए किया गया था या नहीं, आपको ये सही है कि नहीं बताना। बोथ ए एंड आर इज ट्रू, दोनों सही है। और जो आर है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, ये फर्स्ट है। बोथ ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकेंड है ये दोनों ट्रू है एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ए का, ये है सेकेंड। थर्ड इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी ए सही है और जो आर लिखा है ये फॉल्स है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, है ना। तो ए गलत है और आर सही है। तो ये चार ऑप्शन यहाँ दिए, इसमें से आपको सही ऑप्शन चूज करना। अक्षत चौधरी जी द्वारा थर्ड क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। सो अक्षत चौधरी जी ने हमें 3 क्वेश्चन भेजे। उसके बाद अलविशा पटवर्धन जी जो है उनके क्वेश्चन देख लेते हैं। अलविशा पटवर्धन जी ने हमें क्वेश्चन भेजा है, वेयर वॉज द बॉयकॉट रिजोल्यूशन मीटिंग हेल्ड? दिल्ली, पूना, कलकत्ता, बॉम्बे। सो कहाँ हुई थी बायकॉट रिजोल्यूशन की मीटिंग, आपको ये बताना है। दिल्ली में हुई थी, पूना में हुई थी, कलकत्ता में हुई थी या बॉम्बे में हुई थी। उसके बाद एक और क्वेश्चन अलविशा पटवर्धन जी द्वारा, कंसिडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू पार्टीशन ऑफ बंगाल। वेस्ट बंगाल कंप्राइज्ड हिंदू मेजोरिटी, वेस्ट बंगाल में हिंदू मेजोरिटी थी। ईस्ट बंगाल कंप्राइज्ड मुस्लिम मेजोरिटी, सॉरी, वेस्ट बंगाल में मुस्लिम मेजोरिटी थी, ईस्ट बंगाल में मुस्लिम मेजोरिटी थी। वेस्ट में हिंदू मेजोरिटी थी। बोथ ईस्ट और वेस्ट की लैंग्वेज जो थी वो एक जैसी थी। सो ओनली 1 इज करेक्ट, 2 एंड 3 करेक्ट, 1 एंड 4 करेक्ट, नन ऑफ द अबव। बहुत अच्छा क्वेश्चन अलविशा पटवर्धन जी द्वारा। एक और क्वेश्चन अलविशा जी ने हमें भेजा है। अलविशा पटवर्धन जी पूछती है, अंडर द लीडरशिप ऑफ लॉर्ड कर्जन द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑन बेसिस ऑफ प्रोटेस्ट, ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन बेसिस ऑफ थॉट, है ना। सो प्रोटेस्ट के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, थॉट के बेसिस पे या रिलीजन के बेसिस पे? ओनली 1, 1 एंड 2, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 3। सो इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन अलविशा जी द्वारा। जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जो हमें भेजा है आशा चौहान जी ने। आशा चौहान जी हमें पूछती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग स्वदेशी मूवमेंट? स्वदेशी मूवमेंट को लेके कौन सा करेक्ट है? ऑन August 15, 1906 नेशनल काउंसिल ऑफ इंडिया वाज सेट अप। Boycott resolution meeting was held in Calcutta Town Hall. Many national banks and insurance companies were opened. It was not a mass movement. बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक और आशा चौहान जी द्वारा, है ना। 15 अगस्त को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनाया गया था। ये कैलकाटा टाउन हॉल में हुआ था। बायकॉट रिजोल्यूशन में मैं आपको बता चुका है, बॉयकॉट रिजोल्यूशन में 2 चीज़ों का बॉयकॉट किया गया था नॉर्मली, जो मैनचेस्टर का कपड़ा है वो, और जो नमक है वो। नमक कहाँ का? सो आपको याद रखना है, लिवरपूल का नमक और मैनचेस्टर का कपड़ा। सो ये टाउन हॉल में हुआ था कि नहीं, ये आपको बताना है। उसके साथ साथ नेशनल बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज बनाई गई थी, और ये मास मूवमेंट नहीं थी। ये इसमें से कौन से करेक्ट है आपको बताना है। ओनली 1, बी एंड ओनली ए, बी एंड सी, ए बी सी या ऑल ऑफ द अबव। सो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन आशा चौधरी जी, आशा चौहान जी द्वारा। सो स्नेहर पिपरेवार जी, उसके साथ साथ अक्षत चौधरी जी और अलविशा पटवर्धन जी और आशा चौहान जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतने बेहतरीन हमें क्वेश्चन आंसर्स भेजे। सो आप लोग क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस कीजिए। मैंने आप ही के लिए, आप लोगों के लिए ये एमसीक्यू चैलेंज शुरू किया है ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस और आप लोग एग्जाम में जाके परफेक्ट आंसर लिखे और आप बताएं कि श्रेयस सर ने हमें हिस्ट्री पढ़ाया था, सो हिस्ट्री में हमारी तो एक गलती नहीं हो सकती। ओके, सो इसी उम्मीद के साथ अगर आपको अगर मेरा यूट्यूब चैनल पसंद आता है, मेरे वीडियोस पसंद है, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। और ज़्यादा अगर आप अपडेट्स चाहते हैं तो श्रेयस बड़िए और श्रेयस बड़िए इंटरप्रिटेशन, ये 2 मेरे पेजेस है फेसबुक पे, इन्हें लाइक करें। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें ताकि आपको और अपडेट्स मिलते रहे। श्रेयस बड़िए द पीस लवर, इवन मेरे लाइव जो लेक्चर्स होते हैं उसके भी अपडेट श्रेयस बड़िए द पीस लवर पे आपको मिलेंगे। श्रेयस बड़िए @gmail.com पे आप अगर कुछ मुझे मेल करना चाहें तो यहाँ पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, दूसरों की मदद करते रहे, कर्म करते रहे, फल की आशा ना करें, फल टाइम आने पे मिलेगा। और आपका दिन शुभ रहे।